फ्रेंड जैसा कि आप सभी को पता है जो आपका नेक्स्ट सीटेट का एग्ज़ाम है जो कि 7 जुलाई को होने वाला है। उसके लिए हम लोग यहाँ पर सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देखने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज ये क्वेश्चन। इसके पहले के जो क्लासेस है वो मैंने करा रखी है, तो अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखी तो चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व व स्व। तो ये देखिए ये ऑप्शन आपका नहीं होगा, क्योंकि जो विकास के आयाम होते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला तो आपका होता है फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास, उसके बाद में होता है आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास, और उसके बाद में आपका होता है सोशियो इमोशनल जो कि एक ही में काउंट होता है यानी कि सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास। ठीक है, तो ये क्या होता है, विकास के आयाम होते हैं। ठीक है, यानी कि शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास, जो कि आपको सेकंड ऑप्शन में दे रखा है, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। ठीक है, तो आपका यहाँ पर सेकंड ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। देखिए व्यक्तिगत विकास नहीं आता है विकास के आयाम में, बौद्धिक और आध्यात्मिक नहीं आता है। बौद्धिक तो आपका संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत ही आ जाएगा। यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है आपको यहाँ पर, बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल है, जो कि बिल्कुल सही बात है। क्योंकि जो हार्वर्ड गार्डनर है जिन्होंने कि मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दिया है, वो क्या कहते हैं, बुद्धि कई प्रकार की होती है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता। देखिए ये कहना आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि बुद्धि अपसारी अभिसारी दोनों रूप से सोचने की योग्यता है, केवल अभिसारी नहीं है। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्या दे रखा है, बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। एक स्थायी परिवर्तन नहीं होते हमारे जो बुद्धि होती है उसमें स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं, है ना। तो ये नहीं होगा आपका यहाँ पर। बुद्धि एक आनुवंशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां से स्मरण एवं तर्क शक्ति शामिल है। देखिए जो बुद्धि होती है हमारी, ये आनुवंशिक तो है, बट कहीं ना कहीं इसमें हमारे इन्वायरमेंट का भी रोल होता है। ठीक है, वातावरण का भी रोल होता है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन भी गलत आंसर हो जाएगा, आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है। तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि जब भी समाजीकरण की बात हो तो इसके दो कारक होते हैं। एक होता है आपका प्राथमिक कारक जिसके बारे में यहाँ पर पूछ रखा है, और एक होता है आपका द्वितीयक कारक यानी कि सेकेंडरी सोशलाइजेशन। प्राथमिक कारक में क्या आता है, जहाँ से बच्चे की समाजीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, यानी कि उसका परिवार, क्योंकि बच्चा परिवार में ही जन्म लेता है। जो उसके माता पिता होते हैं, जो भाई बहन होते हैं, या फिर परिवार के जो सदस्य होते हैं, उनसे क्या करता है, चीज़ों को सीखता है। तो परिवार क्या होता है, समाजीकरण का प्राथमिक कारक होता है, या फिर मुख्य एजेंसी कह लीजिए इसको, क्योंकि कई बार आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा हुआ है कि जो है मुख्य एजेंसी क्या है समाजीकरण की, तो वहाँ पर भी आपका ऑप्शन क्या होगा, परिवार। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सिंपली सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए जो भी ऑप्शन आपको दे रखे हैं जैसे कि मीडिया, विद्यालय और सरकार, ये क्या होते हैं, समाजीकरण के द्वितीय कारक होते हैं, यानी सेकेंडरी सोशलाइजेशन होते हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चा परिवार के बाद जो है इन जगहों से सीखता है। ठीक है, परिवार के बाद बच्चा मीडिया से सीखता है, विद्यालय से सीखता है, ठीक है, सरकार सीखता है। तो यहाँ पर आपका जो प्राथमिक समाजीकरण है वो क्या है, सेकेंड ऑप्शन यानी कि परिवार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, जीन प्याजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। बिल्कुल सही बात। देखिए जीन प्याजे क्या कहते हैं कि जो बच्चों की सोच होती है, यानी एक बड़ा व्यक्ति यानी एक वयस्क व्यक्ति जितना सोच सकता है उतना एक छोटा बच्चा भी सोच सकता है। ठीक है, यानी जो क्वांटिटी होती है, जो मात्रा होती है, वो क्या होती है, सेम होती है, बराबर होती है। ठीक है, बट जो क्वालिटी होती है, ठीक है, जो गुणात्मकता होती है, वो क्या होती है, अलग अलग होती है। यानी एक जो बड़ा व्यक्ति है वो अपने ऑफिस के काम के बारे में या फिर घर के काम के बारे में सोच सकता है, अपने बिजनेस के बारे में सोच सकता है, बट एक छोटा बच्चा अपने खिलौनों के बारे में सोचेगा, चॉकलेट्स के बारे में सोच सकता है। ठीक है, तो जो क्वालिटी होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है, बट क्वांटिटी जो मात्रा होती है वो सेम होती है। जितना आप सोच सकते हो उतना एक छोटा बच्चा भी सोच सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को जरा यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है कि बच्चों की सोच गुणात्मक, यानी गुण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं,
गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है, देखिए ये जीन प्याजे ने नहीं कहा है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, ये भी कहना गलत हो जाएगा। बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, देखिए भिन्न नहीं होती है, समान होती है, ठीक है। मात्रा की जब भी बात हो तो मात्रा क्या होती है, समान होती है, बट गुण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। इस चीज़ को मैंने आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर ही दिया। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता को बताती है। फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, विचारों की अनुत्क्रमणीयता। देखिए यही ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो विचारों की अनुत्क्रमणीयता होती है यानी इनरिवर्सिबिलिटी होती है, वो प्याजे की किस स्टेज में होती है, सेकेंड स्टेज में, यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज। जैसे कि आप सभी को पता है कि जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी, जो उनमें सेकेंड स्टेज है प्री ऑपरेशनल, ठीक है। तो इसमें क्या करता है, बच्चे के अंदर इनरिवर्सिबिलिटी होती है, वो चीज़ों को रिवर्स नहीं कर पाते। यानी आप एक बच्चे को जो है घर से स्कूल छोड़ के आ जाओ तो बच्चा वापस जो है स्कूल से घर नहीं आ पाएगा, ठीक है। यानी उसके अंदर क्या होती है, इनरिवर्सिबिलिटी होती है, बच्चा चीज़ों को रिवर्स नहीं कर पाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार तो बच्चा सेंसरी मोटर स्टेज में करता है, यानी प्याजे की फर्स्ट स्टेज में करता है, ठीक है। इसके अलावा विलंबित अनुकरण भी बच्चा जो है सेंसरी मोटर स्टेज में करता है, तो ये ऑप्शन आपके यहाँ पर नहीं होंगे, यहाँ पर सिंपली फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना होता है। देखिए ये कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा। जब भी बच्चों को पुरस्कार या फिर दंड देने की बात हो तो वो ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि अगर हम बच्चे को बार बार पुरस्कार या फिर दंड देते हैं तो इससे क्या होता है, बच्चा फिर पुरस्कार को पाने के लिए किसी कार्य को करता है या तो फिर दंड से बचने के लिए किसी कार्य को करता है। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा आपका। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। यहाँ पर एज अ टीचर के रूप में आपको यही धारणा लेकर के चलनी है कि हर बच्चा जो है चीज़ों को सीख सकता है, सीखने के लिए जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल आनुवंशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित होती है। देखिए जब भी केवल वर्ड आ जाए, ठीक है, केवल आनुवंशिकता से नहीं निर्धारित होती, इसमें हमारी इसमें हमारे इन्वायरमेंट का भी रोल होता है, ठीक है। केवल हमारी हेरिडिटी नहीं होती, हमारे इन्वायरमेंट का भी रोल होता है। तो जो केवल वर्ड है ये आपके स्टेट के एग्जाम के लिए नेगेटिव टैग वर्ड है। इसके अलावा पुरस्कार देना एवं दंड देना, ये भी क्या आपके सीटेट के एग्जाम के लिए नेगेटिव टैग वर्ड है ना। तो यहाँ पर आपका जो है थर्ड ऑप्शन में नहीं होगा। बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम सचेतता को निर्धारित व सीमित कर दिया। देखिए सीमित नहीं करना है, ठीक है, हमें क्या करना है, उनकी जो जैसे कि जो सामाजिक आर्थिक विभिन्नताएं हैं, ठीक है, उसको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा महत्व देना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख रखा है सीमित करती है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सीमित भी क्या होता है आपका सीटेट के एग्जाम के लिए नेगेटिव टैग वर्ड होता है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट नेगेटिव टैग वर्ड, इसके अलावा देखिए यहाँ पर जो केवल दे रखा था ये भी आपका नेगेटिव टैग वर्ड है, और पुरस्कार एवं दंड देना ये भी क्या होता है आपका नेगेटिव टैग वर्ड होता है। तो सिंपली आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है। देखिए अगर जब भी बात हो प्रगतिशील शिक्षा यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन की, तो इसमें बच्चे को खाली स्लेट के रूप में तो बिल्कुल भी नहीं देखा जाएगा। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि इसमें बच्चों को एक्टिव माना जाता है, सक्रिय माना जाता है, बच्चा खुद अन्वेषण करे, खोज करे, ठीक है, सीख पाए चीज़ों को, एक्टिव हो ज़्यादा। तो यहाँ पर खाली स्लेट के रूप में तो ये तो नहीं होगा। छोटे वयस्कों के रूप में भी नहीं देखा जाएगा। यहाँ पर देखिए निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, देखिए जो निष्क्रिय वर्ड है ये क्या होता है आपके सीटेट के एग्जाम के लिए नेगेटिव टैग वर्ड होता है, ठीक है। निष्क्रिय नहीं होना चाहिए बच्चा क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए, ठीक है। तो सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, यानी अन्वेषकों का मतलब क्या होगा, सक्रिय खोजकर्ता के रूप में। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है आपका सही है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन के साथ में हम लोग चले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम एक अनुबंधित गतिविधि है। देखिए अनुबंधन की बात ये नहीं करते हैं, ये जो एक थॉर्नडाइक, स्किनर, पॉलो जो व्यवहारवाद से संबंध रखते हैं वो लोग करते हैं। तो अनुबंधित गतिविधि है ये तो नहीं होगा आपका यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। एक सामाजिक गतिविधि है, बिल्कुल सही बात। जो लेव वाइगोस्की है वो क्या कहते हैं, अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है कि समाज से इंटरेक्ट करके अंतःक्रिया करके सीखने की बात करते हैं। तो ये क्या कहेंगे, अधिगम क्या है, एक सामाजिक गतिविधि है, ठीक है। इन्होंने 3 चीज़ों को जो है
इनकी थ्योरी से रिलेट करके आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो लेव वाइगोस्की है, ठीक है। आप इस वर्ड को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, SCL, ठीक है। यानी कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लेता है क्वेश्चन कि लेव वाइगोस्की के अकॉर्डिंग संज्ञानात्मक विकास में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। तो समाज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसके अलावा संस्कृति, कल्चर जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसके अलावा जो भाषा होती है, ठीक है, जो हमारी लैंग्वेज होती है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो 3 वर्ड को आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ से बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। एक व्यक्तिगत गतिविधि है, इसके बारे में भी लेव वाइगोस्की नहीं कहते हैं। एक निष्क्रिय गतिविधि है, इसके बारे में भी लेव वाइगोस्की नहीं कहते। मैंने अभी आप लोगों को बताया निष्क्रिय क्या होता है, आपका निगेटिव टैग वर्ड होता है, इसको आपको जहाँ पर भी देखिए वो ऑप्शन नहीं होगा आपका। यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, जीन पैजे के अनुसार बच्चे को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जा सकता है। देखिए कभी भी पुरस्कार और दंड की बात हो तो वो ऑप्शन आपका नहीं होगा। और जब भी आपको जीन पैजे, लेव वाइगोस्की दे रखे तो उनके केस में तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि ये लोग कंस्ट्रक्टिविज्म से संबंध रखते हैं, अपना रचनावाद से संबंध रखते हैं, और रचनावाद कभी भी बच्चों को पुरस्कार और दंड देने की बात नहीं करता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन तो आपका नहीं होगा। ज्ञान को सक्रिय रूप से संरक्षित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया से व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। बिल्कुल सही बात, यही जीन पैजे कहते हैं कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, जैसे जैसे वो पर्यावरण के साथ में क्या करते हैं, दुनिया के व्यवहार और कौशल के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। ये बात कौन कहते हैं, जीन पैजे। इसीलिए तो इन्होंने छोटे बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट, नन्हे वैज्ञानिक की संज्ञा दी है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते। देखिए अवलोकन की बात जीन पैजे नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये नहीं होगा। को उद्दीपन अनुक्रिया, देखिए उद्दीपन अनुक्रिया की बात कौन करता है, थॉर्नडाइक करते हैं। तो यहाँ पर जीन पैजे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, अब देखिए क्या दे रखा है, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम से डैश तक है। परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास, अपरिष्कृत स्थूल चालक। देखिए जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ होता है। यानी पहले हमारी जो ग्रॉस मोटर स्किल होती है, पहले जो बड़ी मसल्स होती है, पहले हमारा कंट्रोल उन पे होता है, उसके बाद में जो हमारी छोटी मसल्स होती हैं उन पे हमारा धीरे धीरे कंट्रोल होता है। यानी जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो कैसे चलता है, ग्रॉस टू फाइन हो चलता है। ग्रॉस मोटर स्किल आपकी क्या होती है, इसमें किसी काम को करने के लिए अपनी बड़ी मसल्स का यूज करते हैं, और फाइन इसका नाम ही है सूक्ष्म, ठीक है। इसमें कि अपनी छोटी छोटी मसल्स का यूज करते हैं, जैसे कि फिंगर्स की जो मसल होती है, ठीक है। यानी जब हम पेंटिंग करते हैं वहाँ पर कौन सी हमारी मसल्स यूज होती है, फाइन मोटर स्किल, सूक्ष्म गति कौशल, ठीक है। तो जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो कैसे चलता है, ग्रॉस टू फाइन चलता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, ग्रॉस टू फाइन जाता है। यानी जो हमारी आर्म्स की जो भुजाएं होती हैं, ठीक है, सॉरी, जो हमारी भुजाएं होती हैं, ठीक है, या फिर जो हमारे पैर होते हैं, पहले हमारा इन पर कंट्रोल होता है, उसके बाद हम अपने फिंगर्स के थ्रू किसी चीज़ को करते हैं। यानी अगर आप एक छोटे बच्चे को कहते हैं कोई चीज़ लागने के लिए, कोई बॉल है फॉर एग्जांपल, कि अगर यहाँ पर कोई बॉल है और एक छोटे बच्चे से आप कह दीजिए कि ज़रा इस बॉल को लेकर के आइए, तो बच्चा क्या करेगा, अपने दोनों हाथों से पकड़ करके इस बॉल को लेकर के आएगा, ठीक है। बट जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके बाद में आप बच्चों को कह दीजिए वही बॉल लाने के लिए, तो बच्चा फिर फिंगर्स का यूज करके भी उस बॉल को ला सकता है, ठीक है। तो इससे सीधे पता चलता है कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है, ग्रॉस टू फाइन होता है। यानी पहले हमारी बड़ी मसल्स का कंट्रोल करना हम सीखते हैं, उसके बाद में फिर छोटी मसल्स पे भी हमारा कंट्रोल हो जाता है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि स्थूल चालक विकास, परिस्थिक सूक्ष्म चालक विकास, यानी जो विकास का क्रम होता है स्थूल से सूक्ष्म तक होता है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं, बाल्यावस्था की समाप्ति। देखिए ये नहीं होगा आपका, यहाँ पर जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उस अवधि को क्या कहते हैं, एडोलेसेंस, यानी किशोरावस्था। तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। पूर्व क्रियात्मक अवधि नहीं होगा, इसमें तो बच्चा 2 से 7 साल का होगा, ठीक है। मध्य बाल्यावस्था 7 से 11 साल तक का बच्चा होगा, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बालक बालिका अपने साथ जो अनुभव लाते या फिर लाती हैं
उन अनुभवों को शामिल कर संचय करना चाहिए। बिल्कुल सही बात। एज अ टीचर के रूप में जो भी बच्चा ला रहा है क्लासरूम में, उसको क्या करना चाहिए, महत्व देना चाहिए, और उसको क्लासरूम में जो है बच्चों को एक्टिविटी करानी चाहिए, उनका हेल्प लेकर के उन चीज़ों की बच्चों को सिखानी चाहिए, बच्चे के प्रीवियस नॉलेज से जोड़ करके चीज़ें पढ़ानी चाहिए। यही आपकी एनसीए भी कहती है और एनईपी भी कहती है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। उन्हें अस्वीकार करना चाहिए, ये कहना तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, उन्हें स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, उसकी अपेक्षा करनी चाहिए। देखिए, अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कभी भी। अपेक्षा की बात हो, सॉरी उपेक्षा की बात हो, तो वो ऑप्शन क्या होगा आपका यहाँ पर गलत होगा, क्योंकि ये आपके सीटेट के एग्जाम के लिए नेगेटिव टैग वर्ड होता है। उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये भी आपका गलत है। हमें बच्चे की एक्टिविटी पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, बल्कि जो चीज़ें वो लेकर के आते हैं क्लासरूम में, उसको महत्व और ध्यान दोनों देना चाहिए। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए थी। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहल वर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, देखिए इसके अंतर्गत बच्चा नहीं आएगा, क्योंकि बच्चा क्या कह रहा है, रूल आर रूल, जो नियम है वो क्या है, नियम को हमें फॉलो करना चाहिए। रूल तो रूल ही होते हैं, यानी नियम तो नियम ही होते हैं, हमें इनको जो है फॉलो करना चाहिए, सिचुएशन चाहे जैसे भी हो। ठीक है, तो बच्चा जब इस अवस्था में रहता है तो वो क्या करता है, सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास के अंतर्गत होता है। यानी समाज ने जो नियम बनाया वो बिल्कुल फिक्स्ड है, उनको हम चेंज नहीं कर सकते, उनको फॉलो करना चाहिए। बच्चा ये वाली सोच लेकर के चलता है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यांत्रिक उपदेश अभिविन्यास में क्या होता है, जिसमें कि बच्चे के साथ में अगर आपने किसी बच्चे का टिफ़िन खा लिया तो बच्चा फिर आपकी पेंसिल तोड़ देगा, यानी जैसे को तैसा। ठीक है, ये वाली स्टेज होती है, तो ये भी नहीं होगा। दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास, इसमें बच्चा क्या करता है, दंड से बचने के लिए जो आज्ञा होती है बड़ों की वो पालन करता है, फिर नैतिकता जो है प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा, सिंपली थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं। देखिए, जो बच्चे, ठीक है, स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं, निजी वार्ता, यानी कि प्राइवेट स्पीच या फिर व्यक्तिगत वार्ता इसको कह लीजिए। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो लेव वाइगोस्की, इन्होंने 3 प्रकार की स्पीच बताई हुई है। पहले क्या बताई हुई है, सामाजिक स्पीच, बच्चा क्या करता है, समाज से अंतःक्रिया करके चीज़ों को सीखता है। दूसरी इन्होंने क्या बताई हुई है, प्राइवेट स्पीच, यानी कि व्यक्तिगत वार्ता या फिर इसको निजी वार्ता भी कह लीजिए। उसमें बच्चे क्या करते हैं, खुद बाहर जोर से बोल करके अपनी आपको जो है, जो अपनी सोच होती है उसको दिशा देता है। ठीक है, अपने सोच को विनियमित करता है। ठीक है, इसमें बच्चा बाहर, जैसे कि अपने छोटे बच्चों को देखा होगा, कभी कभी वो खुद से बातें करते हैं कि अरे मेरा खिलौना सही से काम नहीं कर रहा है, ये हो गया वो हो गया। ठीक है, तो बच्चा क्या करता है, खुद से बातें करता है, और ऐसा करके वो क्या करता है, अपनी सोच को एक दिशा देता है। ठीक है, विनियमित करता है। तो इन्होंने एक बताई है प्राइवेट स्पीच। इसके बाद जो इन्होंने बताई है वो क्या बताई है, इनर स्पीच। ठीक है, तो SPI से आप याद रख सकते हैं, सामाजिक स्पीच, उसके बाद में प्राइवेट स्पीच, सोशियो स्पीच, प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच। इसमें बच्चा क्या करता है, बाहर चीज़ों को व्यक्त नहीं करता है, खुद अंदर मन में ही चीज़ों को जो है अपने आप से बातें कर लेते हैं। जैसे कि अभी हम लोग हो गए, हम लोग क्या बाहर चीज़ों को बोलते हैं नहीं, हम लोग खुद, हमारे मन में क्या चल रहा होता है सामने वालों को पता भी नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अपने मन में ही बातें कर लेते हैं अपने बारे में। तो इन तीनों प्रकार की स्पीच के बारे में किसने बताया, लेव वाइगोस्की ने। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सीधे दे रखा है मौखिक संवाद कर रहा है, यानी बच्चा बोल रहा है। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा, जो खिलौने होते हैं, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि जो डॉल होता है उससे लड़कियां खेलती हैं, जो कार होते हैं उससे लड़के खेलते हैं। इसके अलावा पहनावे में भी कि जो शर्ट पैंट है वो लड़कों के लिए, उसके अलावा जो सूट सलवार होता है वो लड़कियों के लिए होता है। ठीक है, जो वस्तुएँ होती हैं हम क्या करते हैं, उनको किसी जेंडर से रिलेट कर देते हैं। ठीक है, जो चाहे वो घरेलू वस्तुओं की, इस काम को लड़कियाँ करेंगी, इस काम को लड़के करेंगे। ठीक है, या फिर जो कलर होता है उनको भी हम लोग कभी कभी लड़कों और लड़कियों से रिलेट कर देते हैं कि पिंक कलर लड़कियों को ज़्यादा पसंद आता है, ब्लू कलर लड़कों को पसंद आता है। तो ये क्या है, ये हमारे समाज के द्वारा बनाई गई धारणाएं हैं।
ठीक है। तो ये किस चीज़ को प्रदर्शित करते हैं? जेंडर स्टीरियोटाइप को, यानी लैंगिक रूढ़िबद्धता को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारे समाज ने पहले से बनाई है। रूढ़िबद्धता का मतलब क्या हो गया? जो हमारे समाज में बहुत पहले से धारणाएं चलती आ रही हैं, ठीक है, स्टीरियोटाइप। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। जेंडर प्रासंगिकता नहीं होगा, विकास जेंडर पहचान भी नहीं होगा, जेंडर सिद्धांत भी नहीं होगा, आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, एक शिक्षक को चाहिए कि यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करता है एवं महत्व देता है। बिल्कुल सही बात है। एक टीचर को ऐसा ही होना चाहिए कि वो सभी संस्कृतियों को जो है महत्व दे एवं जो है उनका सम्मान करे। तो फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट है आपका यहाँ पर। वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे। देखिए, जब भी कंपटीशन की बात हो, तुलना की बात हो, कंपेयर की बात हो, ठीक है, या फिर प्रतिस्पर्धा की बात हो, तो वो ऑप्शन तो आपका कभी भी नहीं होगा। ठीक है, ये सारे के सारे जो वर्ड है ये क्या होते हैं? निगेटिव टैग वर्ड होते हैं आपके यहाँ पर। इससे बच्चे के अंदर क्या होती है? हीन भावना डेवलप होती है। तो इसलिए ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। वह विशेष संस्कृति समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे। देखिए, सभी बच्चों को बढ़ावा देना, क्योंकि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो क्या कहती है? हमें सभी बच्चों को इंक्लूड करके, समाहित करके एजुकेशन प्रोवाइड करनी है ना। बट यहाँ पर दे रखा है विशेष संस्कृति समुदाय के बच्चों को बढ़ावा देना, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करे। देखिए, विविधता की अनदेखी नहीं करनी है, इसको महत्व देना है, क्योंकि हर बच्चे के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। हर बच्चा जो है दूसरे बच्चे से अलग तरीके से चीज़ों को सीखता है। तो यहाँ पर सबसे जो एप्रोप्रिएट सही ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? मुख्य धारा शिक्षा। देखिए, मुख्य धारा शिक्षा की वकालत नहीं करता है, एकीकृत शिक्षा की भी नहीं करता है, पृथककरण की भी नहीं। ये किसकी वकालत करता है? समावेशी शिक्षा, क्योंकि समावेशी शिक्षा जो है वो सभी प्रकार के बच्चों को इंक्लूड करने की बात करती है, समाहित करने की बात करती है, चाहे बच्चा कैसा भी हो। ठीक है, यानी कि एक बच्चा अगर दृष्टिबाधित है, एक बच्चा अगर श्रवण बाधित है, एक बच्चा अगर जो है वंचित पृष्ठभूमि से आता है, ठीक है, या फिर एक बच्चा जो है यहाँ पर गिफ्टेड है, तो हमें सभी प्रकार के बच्चों को क्या करना है? इंक्लूड करना है, समाहित करके जो एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। ये बात कौन कहती है? इंक्लूसिव एजुकेशन कहती है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह विचारधारा कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। बहु संस्कृति शिक्षा, देखिए, बहुल संस्कृति शिक्षा नहीं कहती। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो विचारधारा जो कि सभी प्रकार के बच्चों को इंक्लूड करती है, चाहे बच्चा दृष्टिबाधित हो, श्रवणबाधित हो, तो ये कौन सी एजुकेशन है? आपकी समावेशी एजुकेशन। ठीक है, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते, वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना होती है। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण संबंधी नहीं है, संज्ञान एवं संवेग परस्पर संबंधित है। देखिए, ये कहना आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि जब भी आप अच्छा महसूस नहीं करते, यानी इमोशनली रूप से अच्छे नहीं होते, तो उस टाइम जो चीज़ें हम पढ़ते हैं या फिर हमारा ध्यान नहीं लगता है पढ़ने में, या फिर हम पढ़ भी लेते हैं तो वो फिर हमें चीज़ें याद नहीं रहती हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारे संज्ञान को भी प्रभावित करता है क्या? हमारा संवेग। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा कि जो संज्ञान एवं संवेग होते हैं ये क्या होते हैं? आपस में अंतः संबंधित होते हैं, यानी इंटर रिलेटेड होते हैं। एक पक्ष जो है दूसरे पक्ष को प्रभावित करता है। जब आप इमोशनली रूप से काफ़ी अच्छा फील करते हैं तो यहाँ पर आपका जो है माइंड भी अच्छा काम करता है, अच्छी तरीके चीज़ों को आप सीख पाते हैं। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है, ये कहना गलत हो जाएगा। आनुवंशिक एवं पर्यावरण अलग नहीं है, देखिए ये आपका यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है संज्ञान एवं संयोग की संवेग की बात हो रही है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह प्रोत्साहित कर सकता है? बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। देखिए, ये बात आपकी यहाँ पर सही है, बट हम बाकी का ऑप्शन भी चेक करेंगे। पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों के लिए व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर, देखिए ये किसी भी तरीके का सही तरीका नहीं होता है कि हम सिर्फ और क्वेश्चनों के क्या करें? आंसर लिख दें। ठीक है, हमें क्वेश्चनों को समझना भी पड़ता है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करके। देखिए,
कभी भी बच्चों को एक ही प्रकार के प्रश्न नहीं देने चाहिए, बल्कि उन्हें अलग अलग प्रकार के, विविध प्रकार के प्रश्न देना चाहिए, ताकि उनकी जो क्रिएटिविटी है वो निकल के सामने आए और उनके अंदर जो है अब सारी चिंतन डेवलप हो रही है, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है डेवलप हो, बच्चे जो है कई दिशाओं में सोच पाएँ। तो ये नहीं होगा आपका, क्योंकि यहाँ पर एक ही तरीके के प्रश्न की बात की गई है। पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं में कंठस्थीकरण करने पर बल देना। देखिए, कंठस्थीकरण यानी कि याद करना, तो ये आपके सीटेट के एग्जाम के लिए नेगेटिव टैग वर्ड होता है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। जब भी बच्चा अनुमान लगाए, सहज तरीके से सीखे, तो वो ऑप्शन क्या होता है आपका सही होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, वे विधियाँ जिनमें प्रयोग में विद्यार्थियों को स्वपहल व प्रयास शामिल है, निम्नलिखित इसमें से किसका उदाहरण है। देखिए, अंतः व्यक्ति तो हावर्ड गार्डनर के द्वारा दी गई बुद्धि है, तो ये तो नहीं होगा। परंपरागत विधि के अंदर बच्चा स्वपहल नहीं करता है, ठीक है, तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा। निम्नात्मक विधि में तो हम नियम से उदाहरण की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पर उसकी तो बात नहीं हुई है। यहाँ पर अधिगमकर्ता केंद्रित विधि यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात हुई है। अधिगमकर्ता का मतलब क्या हो गया, शिक्षार्थी, यानी बाल केंद्र शिक्षा की यहाँ पर बात हो रही है, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें कि बच्चा स्वयं पहल करता है, ठीक है, और प्रयास जो है बच्चे के शामिल होते हैं, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन क्या दे रखा है, बच्चे प्रभावी रूप से तब सीखते हैं जब वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। बिल्कुल सही बात, जब बच्चा किसी गतिविधि को करेगा, ठीक है, किसी गतिविधि में भाग लेगा, तो वो बेहतर तरीके से चीज़ों को सीख पाएगा, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है, सही है। इसके अलावा क्या दे रखा है, शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। देखिए, इसमें बच्चा अच्छी तरीके से नहीं सीख पाएगा। यहाँ पर तो शिक्षक क्या कर रहा है, पूरी क्लास को नियंत्रित कर रहा है। बच्चा स्वतंत्र रूप से जहाँ पर सीखे, वहाँ पर बच्चा बेहतर तरीके से सीख पाता है, क्योंकि वहाँ पर उसकी क्रिएटिविटी निकल कर सामने आती है। तो यहाँ पर सेकंड नहीं होगा। वह पाठ्य पुस्तक में दिए गए तत्वों को याद करते हैं। याद करना क्या होता है आपका, नेगेटिव टैग वर्ड होता है, तो ये भी नहीं होगा। वे श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं। तो देखिए, जब बच्चा नकल करता है चीज़ों को, तो इसमें बच्चा एक्टिव नहीं होता है, ठीक है, यानी बच्चा सक्रिय नहीं होता है, क्या होता है, निष्क्रिय होता है, क्योंकि वो चीज़ों को सिर्फ रटता है, नकल करता है। तो ये और ये ऑप्शन नहीं होंगे, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने से रोकना चाहिए। देखिए, रोकना नहीं चाहिए, बल्कि प्रश्न पूछने के लिए उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्रदान करने चाहिए। पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, बिल्कुल सही बात। हमें क्या करना चाहिए, बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करें, तभी तो बच्चे जो है अपने जो क्वेश्चन है, जो उनके अंदर वैकल्पिक अवधारणा बनी हुई है, वो टीचर के सामने रख पाएंगे, उनसे पूछ पाएंगे बेझिझक, ठीक है, और इससे कहीं ना कहीं बच्चा कितना सीख पाया, किस तरीके से सीख पाया, ठीक है, कहाँ पर उसके सीखने में कमी रह गई है, कौन सी गलतियाँ बच्चे को कॉन्सेप्ट कौन सा समझ में नहीं आई, ये सारी चीज़ें एक टीचर को पता चलती हैं। तो ये क्या होता है, सही होता है। पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। देखिए, हतोत्साहित क्या होता है आपका, नेगेटिव टैग वर्ड होता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, तो ये नहीं होगा आपका। यहाँ पर पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, नहीं, प्रश्न पूछने के को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, प्रश्न पूछने की अनुमति देनी चाहिए, तो यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर सिंपली आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके कुछ क्वेश्चन कितने सेम हुए नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, और क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इसके अलावा मैंने जीन पेजेस से रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट को उनकी क्लासेस एक अलग से वीडियो में कराई हुई है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार जरूर देखिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।